टाइटल देखकर अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस शो में इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। सो बेसिकली आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट को लेकर साथ में चलें और शोर शराबे से बिल्कुल दूर हो जाएं और तैयार हो जाएं आज हमारे अनलिमिटेड ज्ञान के लिए। ओहो, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के शो में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। प्राइम लोकेशन। आज का हमारा वायरल सवाल हमें लेकर चलेगा कमर्शियल लैंड इन्वेस्टमेंट की ओर। और साथ ही साथ आज हम रियल एस्टेट की डिक्शनरी से खोज के निकालने वाले हैं आवास योजना या फिर हाउसिंग स्कीम का मतलब। और कहते हैं कि अगर आपकी जो हाउसिंग ईएमआई है वो अगर आपकी इनकम की 40% से कम है तो आप किसी भी घर को अफोर्ड कर सकते हैं। ये सच है या फिर मिथ? आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि भाई अगर मान लीजिए आपने अपने बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी तो उसने आपसे जीएसटी चार्ज किया, लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी तो उसने उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया, कहीं बिल्डर्स आपको फूल तो नहीं बना रहे? जानेंगे हम अपने फुल प्रूफ स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले क्या कहती है हमारी रियल एस्टेट अपडेट्स इन अ शॉर्ट व्हाइल। सबसे पहली अपडेट की बात करूं तो माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में 3024 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स का इनॉग्रेशन किया है और ये फ्लैट्स झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अलॉट किए गए हैं। इन फ्लैट्स की चाबी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद इनके हाथों में सौंपी है। अपडेट नंबर 2 की बात करें तो कोलकाता सिविक बॉडी ने इन फेस्टिव सीजन में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने की बात की है, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स, ये सारे कंस्ट्रक्शंस फेस्टिव सीजन में बढ़ती हुई सेल्स को देखकर बिना किसी नॉर्म को फॉलो किए बनाए गए थे। तीसरी अपडेट की बात करूं तो दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन पर बैन लगने की वजह से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि ऐसे 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को राहत मिलनी चाहिए और उसके लिए उन्हें 5-5 हजार रुपए प्रोवाइड किए जाए। There is a saying, judge a man by his question। तो आज यहाँ पर हम पारस को जज करने वाले उनके सवाल के साथ, क्योंकि समय हो चुका है वायरल सवाल का। वायरल सवाल। मेरा नाम पारस है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने रहने के लिए घर तो खरीद लिया है, पर अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन देख रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कमर्शियल लैंड में इन्वेस्टमेंट का आइडिया कैसा है। क्लियरली पारस के सवाल ने हमें बता दिया है हाउ इंटेलिजेंट ही इज। और अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मास्टर्स इंफ्रा के डायरेक्टर निखिल आनंद सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऑन आवर शो प्राइम लोकेशन। सर, ओवर टू यू। कमर्शियल लैंड अपने आप में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहती है, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का साइज़ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप लैंड लेकर के बनाते हैं तो वो अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास कम पैसा है लेकिन तब आपके पास एक ऑप्शन है कि कमर्शियल लें या रेजिडेंशियल लें, तब भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आप अगर कमर्शियल एरिया भी ले लें तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, क्योंकि उसका आरओआई कम से कम 6 से 10% आ जाता है। रेजिडेंशियल लैंड का आपको आरओआई 2 से 3% मिलता है। ये ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड यही रहता है, तो इसलिए कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल से बेटर रहती है। जैसा कि वैभव ने पहले कहा था कि सवाल सुनने के बाद पता चलता है कि इंसान की इंटेलिजेंस क्या है, इसी तरीके से हमारे एक्सपर्ट का जवाब सुनने के बाद क्लियरली पता चला है कि इनकी इंटेलिजेंस तो बहुत ही और साथ ही साथ मैच्योरिटी भी है। वेल सेड सोना, लाइक ट्रूली। वैसे आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो इस शो में वो भी कंसीडर किए जाते हैं। आपको बस भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9506 104 104। हमने ना आवास योजना के बारे में कई बार सुना है, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है आपको पता है? देखिए, इसके बारे में हमने सुना है, बट हमारी जो रियल एस्टेट की डिक्शनरी है वो क्या कहती है इसके ऊपर, लेट्स एक्सप्लोर इट। रियल एस्टेट डिक्शनरी। हमारे रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से आवास योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें स्टेट हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसीज टाइम टू टाइम अनाउंस और इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जिसमें जो रेसिडेंशियल फ्लैट्स होते हैं या फिर प्लॉट्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को अलॉट किए जाते हैं। देखिए, लेकिन अगर आप इसके अलॉटमेंट की बात करेंगे ना तो यहाँ पर ये अलॉटमेंट होता है लकी ड्रॉ सिस्टम पर, राइट। और इसमें एक बड़ी कंडीशन सामने ये आती है कि जिस भी सिटी में ये आवास विकास के फ्लैट्स या फिर प्लॉट्स मिल रहे हैं वहाँ पर सिर्फ उन्हीं को दिए जाते हैं जिनके पास पहले से कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी ना हो। अब देखने वाली चीज़ ये भी है कि इनकी जो प्राइजेस होते हैं ना, आवास विकास की जो प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस होते हैं वो मार्केट रेट से काफ़ी कम होते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। और आप नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो वो कम होती है, यानी कि आपको जो फ्लैट या फिर प्लॉट मिलने के चांसेस है ना वो आपकी किस्मत के ऊपर बड़ा डिपेंड करते हैं। देखिए, कई सारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये 40% का रूल ना फॉलो करना चाहिए। इट्स लाइक
क्या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अगर उसकी होम लोन की ईएमआई आपकी इनकम का 40% है। इन शॉर्ट, क्या आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी ईएमआई 40,000 से कम होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अब ये जो कैलकुलेशन है ये सच है या फिर मिथ है, ये हम जानेंगे अपने मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। देखिए, एक्सपर्ट ने जो ये रूल बनाया ना, इसके पीछे कई सारी चीजों को कंसीडर किया है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपका 40% इनकम ईएमआईज में चला जाता है तो आपको घर खर्च के लिए एटलीस्ट 60% आपकी इनकम चाहिए होती है। तो बेसिकली यहाँ पर फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है कि आपका जो मंथली इनकम का एक्सपेंस है वो कितना होता है। एब्सोल्युटली। अब ना इस चीज को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए है और आपका जो ईएमआई है वो 20,000 रुपए, जो कि इजीली आप दे सकते हैं। लेकिन ये भी वैरी करता है, जैसे कि अभी वैभव ने बताया। अब अभी अगर आप सिंगल है तो आपके कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपेंसेस है वो 30,000 के अंदर अगर आ जाते हैं तो आप 20,000 की ईएमआई बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो ज्यादा से ज्यादा होकर भी 40,000 के आसपास होंगे। इस मुकाबले 20,000 की ईएमआई अफोर्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब कई बार क्या होता है कि आपको ना अपने मंथली एक्सपेंसेस पता ही नहीं होते और आप ये 40% रूल के हिसाब से अपनी ईएमआई को बनवा लेते हैं एंड फिर उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल क्रंचेस और उसके बाद आते हैं पैसों का जुगाड़। एब्सोल्युटली। अब ऐसा अगर आपके साथ नहीं हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इस सिचुएशन से ना आप एक तरीका है जिससे बच सकते हो बहुत आराम से। देखिए, हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ऐसे मोमेंट पे आप प्लीज़ कोशिश करिए अपना जो एक्सपेंस साइकिल है ना उसको 3 महीने तक के ट्रैक करिए। इमरजेंसी फंड जो है उसको अलग से रखिए और उसके बाद समझिए कि क्या आप ईएमआई ले सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आपको अपने दिमाग में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना खर्च रहे हैं और आप कितना बचा रहे हैं। एग्जैक्टली। और हमें पता है कि आप ऐसे जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रिम डाउन कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको कभी भी कोई चीज की जरूरत हो तो आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पास भी जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। यार, बिल्डर ने ना मेरे को लूट लिया। मतलब मैंने उससे प्रॉपर्टी खरीदी तो उसने मेरे से जीएसटी ले लिया और मेरे फ्रेंड ने उससे प्रॉपर्टी खरीदी तो उससे जीएसटी नहीं लिया। पता है, इन बिल्डरों पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये ट्रस्ट करने लायक होते ही नहीं है। देखिए, ये बातें ना आपने कई बार सुनी होंगी, देखी होंगी एंड कई बार महसूस भी की होंगी, पर जानते हैं कि इनसे हमें कैसे फूल नहीं बनना है। फूल प्रूफ स्टोरी। सो ये जो अभी अबव एग्जांपल मैंने आपको दिया ना कि बिल्डर ने अगर मेरे को प्रॉपर्टी दी तो मुझसे जीएसटी लिया और मेरे फ्रेंड को प्रॉपर्टी दी तो उससे जीएसटी नहीं चार्ज किया, ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए क्योंकि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी गई और एक रेडी टू मूव इन। तो यही सोच रहे होंगे ना आप भी। नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर आपको 12% जीएसटी देना होता है और जब आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना होता है अगर उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको रिसीव हो चुका है तो। इन शॉर्ट, नॉर्मल हाउसिंग के ऊपर आप कह सकते हैं 5% जीएसटी विदाउट इनपुट टैक्स, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर 1% जीएसटी विदाउट इनपुट टैक्स एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 12% जीएसटी विद इनपुट टैक्स आपको देना पड़ता है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, देखिए कि अलग अलग हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए आपको अलग अलग टैक्सेस देने होते हैं और लेकिन रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई भी जीएसटी नहीं पे करना होता है। तो ज्यादा चिंता में मत आइए, ये प्राइम लोकेशन शो देखिए क्योंकि यहाँ पर आपके मोस्ट ऑफ द सवालों के जवाब मिलते हैं। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। मेरा नाम है वैभव, साथ में है सोना। ये शो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्राइम लोकेशन।